Hello all. So in the previous class we were studying about K meteoroids and fuzzy C means. तो ये जो K meteoroid algorithm है, ये K means algorithm के कंपटीशन में आपको इंट्रोड्यूस करी गई और ये कहा गया कि देखिए डेटा तो जो आपका है, ठीक, यदि उसमें आउटलायर हुए और आप मीन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है गलत रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मीन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आउटलायर के कारण। तो बजाय आउटलायर के मीडियन निकाल लो तो वो फायदेमंद है, वो रहेगा। ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं, हमने क्या करा, डेटा आपके पास मौजूद है, आपने रैंडम जो है वो पॉइंट ले लिए, मीडियन ले लिए, और वही हर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, जिसका मिनिमम आया आपने उसको कंसिडर करा। ठीक है, और बाद में फिर सम वगैरह कुछ कर रहे थे ऐसा। आपने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सब देखा है, ये आपका डेटा था एक्स और वाई, 3 4 एंड 7 4, ये आपके पास जो है वो मीडियोइड्स हैं। ठीक, आपने सोल्यूशन बनाने में डिस्टेंस निकाला, वो भी मैनहट्टन वाला, यूक्लिडियन पे बात नहीं कर रहे आप। ठीक है, मीन्स में आप यूक्लिडियन डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ मीडियोइड में आप मैनहट्टन डिस्टेंस लेते हैं। ठीक, तो ये करा, मतलब हर एक पॉइंट का जो मीडियोइड है उससे दूरी, मीडियोइड से उनसे दूरी निकाली, और टेबल अपडेट करी, और बोला कि भाई देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसका D2 से कम डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है इसका D1 से कम डिस्टेंस है, एंड सो ऑन आपने बना दिया। फिर आपने एक और इसको कंफर्म करने के लिए आपने एक मीडियोड और ले लिया था, इससे भी यही काम करा। ठीक है, एंड देन रिजल्ट्स जो है इसके भी लिख दिए आपने। ठीक है, एंड देन आपने फिर ये करा कि मिनिमम डिस्टेंस D1 से और D2 से इनकी टोटल कॉस्ट निकाली, फिर जो देखा कि अपने इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग 20 आ रही थी। फिर D1 और D3 का भी निकाला आपने, मिनिमम डिस्टेंस जो भी आपके पास यहाँ लिखा गया है। ठीक है, D1 और D3 का इसका भी सम अप करा आपने। ओके, तो आपके पास आ रहा था 22। तो D1 D2 का क्योंकि कम आ रहा था, तो आपने बोला मुझे मीडियोट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पोजीशन पर आपने मीडियोट लिए हैं बस वही रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, इतनी अपनी एल्गोरिथम हुई थी। इसके कुछ एडवांटेज बोल दिए थे आपको, और डिसएडवांटेज ये थे कि ये मान के चलता है नॉन स्फेरिकल यदि हुआ तो उसके लिए सूटेबल नहीं है के मीडियोइड, तभी हम ज़्यादातर मीन को ही प्रेफर करते हैं, उसी से ही आप निकालते हो। तो बस इतना बात रहेगी कि आप पहले आउटलायर को रिमूव कर दें, उसके बाद आप के मीन्स एल्गोरिदम लगाएं, तो के मीडियोइड की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये उसके ड्रॉबैक थे। फिर ऐसा भी केस आपके सामने हो सकता है जहां पर ओवरलैपिंग हो। ठीक, जैसे कि आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मिक्सिंग हो रही हो क्लासेस में, तो डेटा पॉइंट है, इस पे आपका मेरा तो क्या बस चलेगा, जो है वो है। ठीक, तो वहां पर आपने फजी लॉजिक बनाना शुरू करा, फजी लॉजिक का यूज करा कि मेरे को इंटरमीडिएट वैल्यूज भी होने का। ठीक, तो इंटरमीडिएट में यह है कि फ्रैक्शन जैसे 0 एंड 1 है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू 0.2 0.3, और यहाँ मेंबरशिप ली जाती थी, मेंबरशिप की बात होती है, पॉइंट ऑफ मेंबरशिप, यानी आपके पास दो क्लस्टर हैं, तो कोई भी पॉइंट है वो बताएगा कि मेरी क्लस्टर ए और क्लस्टर बी से कितनी क्या मेंबरशिप है, कितने एसोसिएशन में मतलब मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, वो बताएगा।
ऑलराइट, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, और क्लियरली आपके पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर सारी बातें हैं। इसको अपन सॉफ्ट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया था प्रीवियस क्लास में, क्योंकि के मीन्स तो हार्ड क्लस्टरिंग करता है। उसका कोई ये लॉजिक नहीं है कि आप ये कहें कि यार हम दोनों क्लस्टर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। के मीन्स के अंदर वो बोलेगा आप या तो क्लस्टर ए में हो या तो क्लस्टर बी में हो। लेकिन यहाँ सॉफ्ट क्लस्टरिंग में आप ये देखते हैं कि कुछ करस्पॉन्डेंस या एसोसिएशन है दोनों ही क्लस्टर में मेरे डेटा पॉइंट का। ओके, तो ये वाला पॉइंट है, ये 97% ग्रीन को है और 0.03% ब्लू को करस्पॉन्ड कर रहा है। उसी तरीके से यहां पर है कि 97% ब्लू को और 3% सिर्फ ग्रीन को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये सी मीन्स का आपका जो है वो लॉजिक था। ओके, सो इफ यू कंपेयर द एल्गोरिथम्स के मीन्स एंड द सी मीन्स, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक, कि सी मीन्स में आप एसोसिएशन निकाल रहे हो, ठीक है, कोई हार्ड बाउंड्री नहीं बना रहे। के मीन्स में आपको जो है थोड़ी सी स्लोअर रन होगी। ठीक है, विल टेंड टू रन स्लोअर, सजी सी मीन्स विल टेंड टू रन रन स्लोअर देन द के मीन्स, थोड़ी सी होगी, क्योंकि वो हर एक पॉइंट का क्लस्टर्स के साथ एसोसिएशन निकालती है। बाकी के मीन्स जो है इट नीड्स टू डू द डिस्टेंस कैलकुलेशन। फजी सी मीन्स डू टू हैव इनवर्स डिस्टेंस वेटेज, ये कुछ अपना मैथ्स लगाता है, इनवर्स डिस्टेंस वेटेज ये निकालता है। ठीक है, कि ए से बी से, और फिर जो है उसका फॉर्मूला अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक, और फिर क्या होता है बता दिया, के मीन्स हार्ड है और फजी सॉफ्ट है। ओके, ये स्टेप्स फॉलो होती हैं। गिवन तो होंगे ही आपको क्लस्टर की, लेटर सपोज क्लस्टर्स हैं, रैंडमली आप मेंबरशिप असाइन करिए, फिर सेंटर कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैलकुलेट द सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स निकालिए और मेंबरशिप अपडेट करिए, और देखिए कि थ्रेशोल्ड सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर वापस जाइए, कैलकुलेट द सेंटर अगेन। ये प्रोसेस चलती रहेगी, बाद में एंड हो जाएगा यहाँ। योर एल्गोरिथम इज ओवर। द प्रोसेस फ्लो इज इन्यूमरेटेड बिलो, यानी कि आपको पहले अज्यूम करना है कि के क्लस्टर है आपके डेटा में। ओके, फिर रैंडमली इनिशियलाइज करो। रैंडमली इनिशियलाइज के मीन्स न्यू के एसोसिएटेड विद द क्लस्टर एंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डेटा पॉइंट। ठीक है, तो आपको दे रखे हैं दो क्लस्टर, जैसे मान के चलिए आपने अज्यूम करे, मीन निकाल लो उनका, कैलकुलेट द मीन न्यू के, यानी दो क्लस्टर हैं तो न्यू वन और न्यू टू, दो मीन आपके हाथ में आ जाएंगे। अब आप इनके करस्पॉन्डिंग हर एक डेटा पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई वो इस क्लस्टर में आने का उसका मेंबरशिप कितना, और इसके क्लस्टर में आने का उसका मेंबरशिप कितना, ये निकालो आप। ठीक, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच डेटा पॉइंट xi इज अ मेंबर ऑफ द गिवन क्लस्टर के पॉइंट xi हैज लेबल दिस थिंग, ये लेबल है उसका, दे दिया। इटरेशन करना मतलब कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि मेरा सेंट्रोइड जो है वो मूव करता है, वो शिफ्ट होता है। के मीस में आपने ये चीज होते हुए देखी है जीआईएफ इमेज के फॉर्मेट में, ताकि उसको डेटा के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब मैं लोकेट कर दूं जहां पर भाई क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ये क्लस्टर और यहाँ से ये क्लस्टर। तो सेंट्रोइड तो मूव करता ही है, और वो मूव करेगा, वेटेड सेंट्रोइड निकालोगे आप। Okay, recalculate the centroid of the cluster as the weighted centroid given the probabilities of membership of all the data points। इस तरीके से weighted निकलेगा वो, कि पॉइंट को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये निकलेगा कि भाई ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी उसकी क्लास ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू क्लास बी की प्रोबेबिलिटी, दोनों ही लिखेंगे और उनका समीशन हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो वेटेड निकाला जाता है, यहाँ पर वेटेड सेंट्रियोइड निकालोगे आप। और टर्मिनेट कब हो जाएगा,
इटरेट अंटिल द कन्वर्जेंस, यानी फिर नेक्स्ट यदि सेंट्रोइड में कोई अपडेशन नहीं आ रहा है, ये चीज केमीस में भी थी कि तुम इटरेट तो कर रहे हो, जिस समय आपका सेंट्रोइड मिल जाएगा आपको परफेक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, उसके बाद कोई नई वैल्यू नहीं आने वाली। अब जब नई नई वैल्यू आएगी ही नहीं, दैट मीन्स वो क्या होगा, कन्वर्ज हो गया, सारे इटरेशंस खत्म हुए, आपको मिनिमा मिल गया, दैट्स इट। बस यहाँ पर बात खत्म होती है। ओके, ठीक है। तो ये आपका के फजी फजी सी मीन्स वाली एल्गोरिदम है। एंड most of the measure used to evaluate the clusters under the clustering algorithm for can be used for fuzzy semis, वो आपने देखी भी थी इवेल्युएशन के अंदर। ठीक है, आपको स्कोर बताने रहते हैं। ऑल राइट, ये अपन पढ़ चुके हैं वैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर अनसुपरवाइज्ड। आपने सलाउटी स्कोर पढ़ा था, दो तीन और भी थे, सलाउटी सबसे फेमस था। ठीक है। सो जो है some popular measures to evaluate the cluster formed are homogeneity analysis of the cluster that form the fuzzy semis need to be homogeneous and separated from other cluster। अब होमोजीनियस वाली होमोजेनिटी एनालिसिस करो आप क्लस्टर की, तो ये तो क्लस्टरिंग की, जहां पर ये तो फजी सी मीन्स की तो बात चलो छोड़ दो, होमोजेनिटी तो देखते ही हम, के मीन्स ये तो काम करता है। हिट्रोजीनियस वाली बात थोड़ी ना होती। क्लस्टर का बनना होमोजेनिटी ही बात करते हैं अपन, कि अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ये हम चाहते हैं। अब आपने इसमें कुछ और बातें भी जोड़ दी कि यार रियलिटी में, मतलब वैसे तो होते ही ग्रुप तो बनाओगे बना, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि मिक्सअप भी हो रहे हैं, तो आप मेंबरशिप भी निकाल लो, और ये वाली बात है उसको फर्जी से भी जोड़ दो। ये तो होती है होमोजीनियस, तो चीज ही है, ये तो सेपरेशन होता है। द क्लस्टर दैट फॉर्म फर्जी सी मीन्स नीड टू होमोजीनियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर क्लस्टर। हम चाहते हैं कि क्लस्टर हो तो भाई अलग अलग हो, लेकिन यहां उन्होंने प्लस एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया फज्जी वाला, कि यार चलो ठीक है तुम्हारे क्लस्टर हैं अलग अलग बना, लेकिन कोई पॉइंट यदि किसी क्लस्टर से इतने परसेंट से रिलेट कर रहा है, तो दूसरे से कितने परसेंट से रिलेट कर रहा है, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर फजी सी मीन्स के अंदर बताई गई है। वो के मीन्स नहीं देता, के मीन्स तो भैया हार्ड हार्ड जो है वो सेपरेशन करता है सीधा, उसको कोई रिलेशनशिप तो किसी से रख रही नहीं वाली बात हुई। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर ईच क्लस्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है ही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, क्लास ए और क्लास बी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कोरिलेशन कैसा है, टू वैलिडेट, ये सब बातें कही जा रही। ग्राउंड ट्रूथ भी देखो, प्रिसीशन रिकॉल, वही वाली बात है कि यार आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर चेक करवाओ, ये भी एक इवेल्यूशन में आता। तो इवेल्यूशन के स्कोर तुम पढ़ चुके हो, वो सेलोटी और दो तीन और थे, अच्छे अच्छे नाम थे, और वो साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने दिया था, और हर जगह वो लॉजिक तो सेम ही लगा रहे थे लगभग, कुछ रेशो वगैरह लिए थे आपने, प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है बात। एल्बो मेथड, ये देखो सलाउटी का नाम आ ही गया, बार बार बोल रहा था, आई गया। एल्बो मेथड से तो ये पता करते हो कि कौन सा ऑप्टिमल जो है आपका क्लस्टर बन रहे होंगे, वो आप एल्बो मेथड से पता करते हो, और इससे आप इवेल्युएट करते हो अपने मॉडल को कि भाई जो क्लस्टर बने हैं वो सही बने कि नहीं बने, इंटरमिक्सिंग तो नहीं हो रही है क्लस्टरों में। और इसकी भी रेटिंग थी कि चलो मान ऐसे लेकर चलो 0 to 1, 1 है तो बहुत बढ़िया बने, 0 है तो वही कोई क्लस्टर बना ही नहीं है, और -1 का मतलब तो सब कुछ उलट पुलट का हो गया, इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया। ये सलाउटी स्कोर ऐसे ही तो होता है, माइनस मतलब 0 to 1, -1 यानी खत्म, या -1 to 1 भी कहते हो, तो -1 से तो कोई अलग गड़बड़ी हो गई है, 1 यानी सबसे सही, 0 का मतलब कोई क्लस्टर आपको बनते हुए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स क्या भाई इसका, गिव बेस्ट रिजल्ट्स फॉर ओवरलैप्ड डेटा, ओवरलैपिंग होगी तो यार वहां तो अपन फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। के मीस ये काम नहीं करता था, के मीस वेयर डेटा पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू वन क्लस्टर, हियर डेटा पॉइंट इज असाइंड द मेंबरशिप, तो ये तो अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन मिल रही, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, अप्रोरी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ क्लस्टर with lower value of beta we get the better result but at the expense of more number of iterations, equivalent distance निकालना पड़ता है, that can unequally weight the underlying factors। अप्रोरी आपने देखी है, ठीक है, आप एसोसिएशन निकाल रहे थे तो अप्रोरी आपने देखी है, और
आइटम्स थे, आपको गिवन आइटम सेट आपने बनाए और ये देख रहे थे कि बेटर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता था। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अप्रोरी ये जो है स्पेसिफिकेशन फॉर द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अब अभी तो आपके पास जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं या जैसा अभी है, तो अंदर क्यों और डेप्थ में बात है ये। ठीक है, कि कैसा क्या आप एसोसिएशन करोगे, अप्रोरी स्पेसिफिकेशन क्या दोगे, फर्दर और डिटेल में है, जिस पर फिलहाल अपन जाना नहीं चाहते। कोई मीन या सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इस बात को टारगेट करना है कि ये जो एल्गोरिथम है कहां लगाऊं, अप्लाई कहां करूं मैं, वेयर। मुझसे कहां पूछा गया कि फर्जी सी मीन्स मेरे को लगाने का है। अभी तक अनसुपरवाइज में कोई भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया गया हो, चाहे आपसे कस्टमर सेगमेंटेशन का बात कर ली हो, चाहे आपको मॉल कस्टमर की बात कर ली हो, ये सब डेटा सेट केगल पर अवेलेबल है। आपने क्या, अच्छा मार्केट बास्केट प्रॉब्लम हुई तो चाहिए, चलो भैया ठीक है, वो एप्रोरी वगैरह एफपी ग्रोथ और वगैरह वगैरह वहां पर एसोसिएशन में वो लग जाएंगी। लेकिन खास तो मेरा क्लस्टरिंग का मैटर होता है ना, क्लस्टर करना पड़ता है मेरे को, तो ये लगाइए फिर, के मीन्स लगाइए, सबसे फेमस एल्गोरिथम। ठीक है, तो फिर ये कहां लगाऊंगा, तो बोला जाए स्पेसिफिकली कि आप फजी भी लगाइए, तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करते। तब मैं अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तब बात करूंगा, फिर मैं इतना डिटेल में क्यों जाऊं। हाँ, इक्विलिडियन डिस्टेंस निकलता है तो क्या करें, इनमें तो यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर अनइक्वली वेटेड अंडरलाइंग फैक्टर्स, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस तो भाई मेरे को वहां पर रहता है के मीस में, ये तो मैंने ये क्या कर रहा था, अच्छा यहाँ भी इक्विलिडियन लगा रहा होगा वो, क्योंकि मैनहट्टन तो उसमें लगा था ऊपर वाली में के मीडियोड, ये इक्विलिडियन लगा था वो। मेजर्स अनइक्वल वेट अंडरलाइंग फैक्टर्स, वो ये कौन से फैक्टर कहाँ के अंडरलाइन वेट, जितनी डिटेल अभी आपने दी उससे तो इतना ही पता चल रहा है कि भाई आप फ्रैक्शन मेंबरशिप देते हो बस। अब बाकी जो तुम कह रहे हो ये ना कॉन्स के अंदर, ये तो अभी हमारे आउट ऑफ स्कोप में जा रही है बातें। परफॉर्मेंस ऑफ द एससीएम यानी वो वाला एफसीएम एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ क्लस्टर, ये फजी सी मीन्स वाला कह रहा है इनिशियल क्लस्टर पर डिपेंड करती, तो ये तो भाई के मीन्स भी करती कि इनिशियल क्लस्टर कौन से लेना है। यदि ढंग के ले लिए तो ठीक है, नहीं तो तुम फिर उलझ जाओगे। ये के मीन्स का भी ये ड्रॉबैक है, इसका भी ये ड्रॉबैक। तो बस बात इतनी है, हम क्या समझे और कहाँ हमारे को एप्लीकेशन लग रही है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें, तो ये है कि ठीक क्लस्टर बनाने थे। यदि हम सॉफ्ट क्लस्टरिंग की बात करेंगे तो लगा दो, यदि बोला गया हो तो फजी सी मीन्स लगा दो, नहीं तो हार्ड क्लस्टरिंग के लिए तो के मीन्स तो है ही। और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो हार्ड की ही जो है, उनको सेपरेट ही करना है मेरे को। और उन्होंने भी कहा कि ये रिक्वायर होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस थोड़ी ना चाहिए। यदि मिक्सअप होगा डेटा पॉइंट्स एक क्लास के दूसरे क्लास से, तो काहे का क्लस्टरिंग, तुम तो फेल हो गए भाई। ये सेपरेट ही तो करना है, मुझे ग्रुपिंग ही तो करनी है। और एसोसिएशन में भी तो ग्रुपिंग ही कर रहे थे तुम, वहां भी ग्रुप कर रहे थे आइटम्स को कि यार ए है, बी बी चाहिए कि नहीं चाहिए, ए और बी का। और वहां भी तुमने जो फंडे अपनाए ये ग्रुप करने के, सपोर्ट, लिफ्ट, ठीक है, वो भी मतलब काफी जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन के। आपने आपने एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम देखी, ठीक है, अप्रोरी से तो सबसे बेसिक थी, ये पढ़ी, ठीक है, ये सब मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज हो रही थी। मैथ्स देखा इनका, ठीक है, कई जगह हमें ट्विस्ट भी आए समझने में कि एफपी ग्रोथ ने भाई वो ट्री वीरी बना रहा है, तो कैसे बना रहा है ट्री, तो इतना फॉर्मल एक्सप्लेनेशन कहीं कोई ऐसे दिया नहीं है कि पीछे क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली, तो क्या है। हाँ, जितना समझ सकते हैं उतना समझ सकते हैं, तो कुछ एल्गोरिदम हमें प्रॉब्लम देगी समझने में, लेकिन हाँ ठीक है, बेसिक्स क्या होता है मुझे पता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, और अकॉर्डिंग टू माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको यूज करूंगा, और एप्लीकेशन जो है जहां पर लगेगी वहां अप्लाई करूंगा, ये बात है। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन अगेन।
और मैं आपको बता दूं अनसुपरवाइज्ड में क्या क्या कर लिया हमने। तो सुपरवाइज के एल्गोरिदम तो एक एक इंडिविजुअली अपन ने डिटेल में देखी पड़ी, यहाँ पर इनको भी देखा, अनसुपरवाइज के एल्गोरिदम्स को भी देखा। ठीक है, लेकिन क्या है वो अनसुपरवाइज आगे वो डीप लर्निंग में फिर अपन कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके, कि अब तो आप न्यूरल नेटवर्क बनाओ आप। ठीक है, वहां देखो क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, या ग्रुपिंग वुपिंग, ये सारी बातें। नाउ यू जस्ट प्रोसीड अहेड एंड डिस्कस अबाउट द न्यूरल नेटवर्क, उस पर चले जाओ। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, सुपरवाइज में मैंने आपको बता दिया क्या होती है, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डेमोस्ट्रेटिव रिडक्शन, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो होती हैं। एसोसिएशन में आपने मार्केट बास्केट प्रॉब्लम तीनों देख ली, अप्रोप्री भी पढ़ा दिया मैंने, एफपी ग्रोथ भी पढ़ा दिया मैंने, इकलेट एल्गोरिदम भी पढ़ा दी मैंने आपको, तीनों एल्गोरिदम पढ़ा रही है। ठीक है, इनकी मैथ्स आपको बता दी क्या हो रहा है, विद एग्जाम्पल बताया। डेमोस्ट्रेटिव रिडक्शन में पीसीए, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये पढ़ा दी। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया अपना, एसवीडी करवा दिया, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन करवा दिया मैंने। ठीक है, हो चुका है ये सारी बातें। ओके, देन डीबी स्कैन, डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग टेक्निक, ये पढ़ा दिया मैंने आपको अलग से सेपरेटली, इसका भी एग्जाम्पल देख के बताया था। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकालते हैं। उसके बाद फिर आप प्रायोरिटी पॉइंट्स भी लेते हैं यहाँ पर, उनके अबाउट, क्योंकि सर्कल बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा रीजन बनता है, फिर आप जो है पॉइंट्स को कंसिडर करते हो, जो बाहर चले जाते हैं, जो दूर रहते हैं, जिनके रीजन में कोई भी पॉइंट नहीं आते, वो आउटलायर रहते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो डेंसिटी बेस्ड स्कैनिंग भी आपने पढ़ा, एग्जाम्पल देख के पढ़ा आपने। ठीक है, इसके पहले इन 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 में जब पहले मैंने के मीन्स पढ़ाया, के मीन्स के बाद फिर मैंने हायरार्किकल क्लस्टरिंग पढ़ाई, वहां पर आपने अग्लोमेरेटिव पढ़ा, उसका मैथ्स देखा आपने, मतलब ये बेसिक्स है आपने जो है। इसके बाद डेंडोग्राम जो है वो देखे आपने क्या होते हैं। ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में डेंडोग्राम बनते हैं, तो अनसुपरवाइज में वो ही ज्यादा एप्लीकेबल है। के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, डेंडोग्राम बना लेना, ठीक है, वो ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पर। ये भी पढ़ा दी, डेंसिटी स्कैनिंग जो है आपकी स्पेशल डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग टेक्निक हो गई, इसके पीछे का मैथ्स लगती बात हो गया। ठीक है, फाइन, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन, ये डेमोस्ट्रेटिव रिडक्शन टेक्निक की हो चुकी है। एसोसिएशन रूल की सारी एल्गोरिदम पढ़ा दी, सपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लिफ्ट मेजर क्या होता है, ये बता दिया। ठीक है, के मीन से ही शुरुआत करी थी, लेबल्ड अनलेबल्ड यही अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होती, फिर तो बाकी अब आगे जो खुल के आएगा पूरा अनसुपरवाइज को लेकर, वो होगा किसके अंदर, डीप लर्निंग के केस में। ओके, वहां आप दोगे डेटा इन मतलब न्यूरल नेटवर्क में, और वहां ट्रेनिंग होगी, फिर जो है समझ में आएगी बातें क्या होती है। ठीक, ये एनकोडर डिकोडर का डायग्राम है, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जनरेटिव में पढ़ रहे हैं वो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अनसुपरवाइज का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एनकोडर डिकोडर। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। ओके, ठीक है, के मीन्स कैसे काम करती है, ये सब बताया पढ़ा दिया है। ठीक है, आउटलायर, यदि कोई भी ग्रुप में नहीं आ रहा, क्लस्टर में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आउटलायर है वो। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो इसका एप्लीकेशन एनोमली डिटेक्शन में भी, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का। ठीक है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अनसुपरवाइज एनकोडर डिकोडर पढ़ चुके हो आप। के मीन्स और के मीडियोइड का अंतर, के मीडियोइड भी सेपरेटली बता दी मैंने, के मीन्स तो है ही, वो तो क्लियर सी बात है। और के मीन्स में क्या होता है कि जो सेंट्रोइड निकलते हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, लेकिन के मीडियोइड में क्या होगा, ये जो है आपका कोई ना कोई पॉइंट मीडियन पॉइंट होगा, ये अंतर है। ठीक है, तो के मीडियोइड में है कि द क्लस्टर सेंटर कोइंसाइड विद द पॉइंट, लेकिन के मीन में नहीं है, वो कोइंसाइड नहीं करेगा। ये देख लीजिए, ये सेंट्रोइड कहीं इधर आ रहा है, ये डेटा पॉइंट्स मेरे आसपास बिछे हुए हैं। ओके, डिफरेंस है, ये 3 क्लस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, यहां भी आपको 3 क्लस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडियोइड किसी ना किसी पॉइंट पर होगा, यहां पर नहीं हो रहा, ये डिफरेंस है।
फिर पाइथन इम्प्लीमेंटेशन, हायरार्किकल, अच्छा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, ये भी आपको याद होगा, इसको भी सेपरेटली पढ़ाया। और ये तो मतलब सोम सोम तो भाई अलग ही चीज है। ये ये पूरा की पूरा वो न्यूरल नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ से। ठीक है कि आप मैपिंग करते हो, वो पॉइंट लेते हो और जो है लेटिस बनाते हो, मैप करके डिस्टेंस निकालते हो, फिर मिनिमम डिस्टेंस वाला लेते हो, फिर उसके अबाउट सर्कल बनाते हो, ठीक है, रीजन बनाते हो। ऑलराइट, फिर वहां अगेन अलग कहानी चलती है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू। तो सोम भी आपने सेपरेटली मैथमेटिकली पढ़ा। हायरार्किकल तो खैर मैं बता ही चुका हूं, ये तो इजी था, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, ये भी हो चुका है। ये हायरार्किकल में डेंडोग्राम बनते हैं, ये सोम सोम के अंदर लेटिस बनते हैं। ठीक है, ये डेंडोग्राम से। फाइन, ये बता चुके हैं, पीसीए की जरूरत ही नहीं है, तो कई बार हो चुका है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग पार्ट, ये क्लस्टरिंग, ये सारी बातें आपके लिए हो चुकी है। ठीक है, ये रहा के मीन्स वापस से सब। ये जो है आपका इंडिविजुअल अल्गोरिदम्स आई हैव टेकन ओवर एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ओके, ठीक, अब जैसे कुछ रहेगा, जैसे देखते हैं, तो फिर अपन प्रोजेक्ट के अंदर उठाएंगे उसको। एक प्रोजेक्ट यदि हो जाए तो दैट विल बी गुड आइडिया, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर अनसुपरवाइज का चैप्टर क्लोज करता हूँ। सारी एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन आपके हाथ में है। Okay, now few things which you can do from your side is again recheck the maths which I have taught and you can see some of the codes related to it. Application point of view आप चले जाइएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, नहीं तो मैं तो हुई आपको बताऊंगा यदि कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती तो। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से आपका डीएल शुरू होता है, डीप लर्निंग। जो आज पढ़ा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस से फिर पिकअप करूंगा। अब वो डीप लर्निंग, क्योंकि क्या आपने मशीन लर्निंग पढ़ी, मशीन लर्निंग में ये दोनों चीज़ें देखी है आपने, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, जहाँ पर लेबल्ड डेटा था और यहाँ पर अनलेबल्ड डेटा था। सुपरवाइज में भी आपने रिग्रेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और लगभग आपने जो मेजर अल्गोरिदम्स थी वो सब पढ़ ली। रिग्रेशन में लीनियर पढ़ लिया, लेसो पढ़ लिया, रिज पढ़ लिया, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर पढ़ लिया आपने, डिसेंट्री जो रिग्रेशन वो पढ़ ली, रैंडम फॉरेस्ट पढ़ लिया आपने, एक्जीबूस्ट पढ़ लिया आपने, ये सब पढ़ ली। और क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट क्लासिफायर, नेब बेस, तो इतनी सब एल्गोरिदम तो मैंने आपको सुपरवाइज में ही करवाई। अनसुपरवाइज में भी लगभग सब पकड़ लिया अपन ने, सब पूरा। के मीन्स तो के मीडियोइड, तो हेरार्कियल, तो सोम, तो डीबी स्कैन, सब कुछ तो करवा दिया आपको, फजी भी बता दिया व्हाट इज। अब ठीक है, दीज आर द सर्टेन एफर्ट्स विच वी हैव डन सो फार। सर वी हैव सक्सेसफुली, हाँ इतना सब आपको बता दिया मैंने पूरा। तो सक्सेस तो तब होगी जब आप इनको, मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये कि आप इनको अप्लाई करेंगे। भाई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम बोले तो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स मिलना चाहिए। तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग में क्या है कि मैं फिर वही कहूंगा, रिपीट करूंगा, डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए, इसकी मैथ्स क्या अप्लाई हो रही है वो आप समझ गए, तो आपने लड़ाई जो है वो जीत ली। यदि यही समझ में नहीं आ रहा तो फिर कौन सी एल्गोरिथम, क्या टेक्निक, क्या रिजल्ट आ रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सम पीपल डिड अटेंडेड द प्रीवियस, कल मेरा जो प्रोजेक्ट सेशन हुआ आपने देखा होगा कि अब क्या आर्किटेक्चर में बातें हो रही हैं, एलएलएम्स के ऊपर कल था। ठीक है, बात हुई, लामा 3 को फाइन ट्यून करा हमने। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा। ओके, तो द रिसर्च इज गोइंग ऑन टू इंट्रोड्यूस न्यू आर्किटेक्चर्स, न्यू मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, वो लेकर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यार आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो समझ जाए कि क्या पूछा और क्या जवाब देनी है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके कंटेक्स्ट में ही सब रिसर्च चल रही। तो अभी भी मेरा यही कंसर्न है कि आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग में डेटा को समझना है। ठीक है, उसी के हिसाब से बात होगी। और क्या हुआ, मशीन लर्निंग क्योंकि सिंपल मैथमेटिकल मॉडल्स हुआ करते हैं, तो ये जब डेटा बढ़ता है तो ये समझ नहीं पाया पैटर्न डेटा का।
इसीलिए डीप लर्निंग आई है, कि डीप लर्निंग बोला कि यार जैसे ह्यूमंस का ब्रेन है, उसमें न्यूरॉन है, वैसे ही आप कुछ ना कुछ एक काम करिए, न्यूरल नेटवर्क बनाइए, तो ही जाके आगे बात हो पाएगी, वरना ये सिंपल मैथ से तो मेरे को पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहे, ये तो प्रॉब्लमेटिक है, ये सब छोड़िए। ठीक है, तो कहा यह गया कि भाई न्यूरॉन होना चाहिए। न्यूरॉन, अब न्यूरॉन तो भाई हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, उनमें जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उनमें भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स होता है, सिनेप्स होता है, ठीक है, वहां सेल होता है जहां पर इंफॉर्मेशन बर्न होती है, ये होता है हमारे ब्रेन में। और ऑब्वियसली जो हमारा ब्रेन है, पूरा जो सिस्टम है वो नर्व से कनेक्टेड है, तो आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म होती है सीधे ब्रेन के पास जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के लिए, यानी वो न्यूरॉन के पास ही जाती है प्रोसेस होने के लिए। वहां सेल सेल है बीच में, वो उसको सिंथेसाइज करता है और इंफॉर्मेशन आगे प्रोसीड कर देता है कि ले भाई पकड़, बाकी न्यूरॉन को इंटरप्रेट करना, सब इंटरप्रिटेशन यही होता है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इट। ठीक है, उसी तरीके से हम चाहते थे, और ये बायोलॉजिकल में मिलियंस ऑफ जो है वो पूरा बड़ा नेटवर्क है, ये आपस में इंटरकनेक्शन जाल है ये पूरा, वैसे ही जाल हम न्यूरल नेटवर्क में बनाना चाहते हैं। हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि आपका तो होता है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, आपका ये होता है बीएनएन, बायोलॉजिकल होता है आपका तो मतलब ये तो रियलिटी है, ये मेरा आर्टिफिशियल है जो मैं मशीन में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे बनाते हैं कि ये लेयर वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, इनमें न्यूरॉन रख लेते हैं, ठीक है, और आप यहां से इनपुट देते हैं और ये न्यूरॉन को जाते हैं। न्यूरॉन न्यूरॉन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, आर्टिफिशियल मतलब ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर प्रोसेसिंग होगी, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी, ठीक है, और क्या करेगा ये करेगा W x + B, ये काम करेगा और आउटपुट देगा Y। तो ये हमारे लिए काफी क्वाइट फैमिलियर टर्म है W x + B, ठीक है, ये हमारे लिए काफी फैमिलियर है, क्योंकि वेट एंड द बायस, एक्स आपका इनपुट है, W वेट है और B बायस है, ठीक है, ये आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। वेट का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ा हुआ है, इसी की स्ट्रेंथ वेट बताता है। और बायस क्या होता है, एरर, एरर टर्म, ठीक है, हम एरर जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वी डू पुट एन एरर, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम, फाइन, तभी जाके मेरी एक इक्वेशन कंप्लीट होती है W x + B। ओके, तो न्यूरॉन ये काम करता है, आपने अच्छा एक्स क्या है, इनपुट है एक्स, ठीक है, यहां पर वेट और बायस होंगे, हर एक न्यूरॉन को वेट और बायस जिनको तुम पैरामीटर बोलते हो, तो वेट और बायस ही पैरामीटर होते हैं यहां पर। और जैसे कल आप एलएलएम से पढ़ रहे थे, वो कहते हैं ना कि हमारा एलएलएम इतने बिलियन पैरामीटर पर बिलियन पैरामीटर्स हैं, तो बिलियन पैरामीटर क्या है, वेट और बायस ही है जिनकी ट्रेनिंग हुई है, यानी वो न्यूरल नेटवर्क ही है पूरा, ठीक है, उसमें भी कई लेयर्स हैं, कई अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं, कोई कहता है एम्बेडेड लेयर है, कोई कहता है इनकोडिंग लेयर है, कोई कहता है कोई और लेयर है, न्यूरॉन्स वाली लेयर है, तो कई लेयर है उनमें, ठीक है, और क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है इन न्यूरॉन की, वेट और बायस एडजस्ट हो रहे हैं, तो वही पैरामीटर है, चाहे बिलियन हो चाहे ट्रिलियन हो, ये पैरामीटर्स हैं, वेट और द बायस, ठीक है, और डेटा वही तुम्हारा तुम देते हो उस पर, तो डेटा आप जो है, जैसे एलएलएम की बात करें तो आप टेक्स्ट देते हो उसमें, टेक्स्ट डेटा से इतने बड़े मॉडल को ट्रेन करा, उससे आउटकम निकाले आपने, ट्रेन करा, ठीक है, ये काम करते हो। ओके, और मेरा गोल ये रहता है नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप मुझे कैप्चर करना है। तो क्या होता है कि आपके ये न्यूरल नेटवर्क में ये जो न्यूरॉन्स हैं लेयर पे, ये लेयर हैं, ठीक है, इन पे जो न्यूरॉन है,
इनके बीच में मैं लगाता हूं एक्टिवेशन फंक्शन AF, ये लगाता हूं, ठीक है, जो कि आपका आउटपुट जो आता है यहां पर वो एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरेगा, उसके बाद फिर ये दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन सप्लाई होगी, दी जाएगी। ओके, ये काम होता है। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या, वो ये है कि भाई मेरे को अपने न्यूरॉन्स को क्या करना है, एक्टिवेट करना है या फायर अप करना है, ताकि वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाए, फॉरवर्ड करें। जैसे कि क्या होता है कि आपके आपके जैसे हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन की भी बात करें, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यदि मेंटेन नहीं होगा तो भाई आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कैसे, करंट कैसे फ्लो होता है? ओके, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, वो करंट फ्लो कैसे होगा, डिफरेंस मेंटेन होगा तभी तो जाके होगा, पोटेंशियल मेंटेन करना, तो पोटेंशियल कौन मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, एक्टिवेशन फंक्शन ये कर रहा है, तभी जाके एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सप्लाई कर रहा है इंफॉर्मेशन। और एक्टिवेशन फंक्शन कई टाइप के होते हैं, मैंने कहा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर बोले तो आपने देखा ना रेलू, कई बार मैं नाम लेता हूं, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो आप जो स्टूडेंट्स जनरेटिव एआई भी पढ़ रहे हैं उनको पता है, मैं आर्किटेक्चर बनाया रेलू लिया, रेलू सबसे फेमस एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। और ये ऐसा बनता है उसका डायग्राम कि जीरो से नीचे वाले यदि आप कोई इनपुट दोगे तो वो जीरो रहेगा, जैसे ही आपने पॉजिटिव इनपुट दिया तो वही के वही आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, ये रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है। सिग्मॉइड भी होता है, आपने देखा, ये एक्टिवेशन फंक्शन जहां पर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो वहां रखते हैं। शॉर्ट मैक्स भी होता है, वो भी ऐसी दिखता है, शॉर्ट मैक्स होता है, 10H होता है, ऐसी शेप के होते हैं, ये सब नॉन लीनियर है। वो लीनियर क्यों नहीं, क्योंकि भाई मेरे को डेटा में लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर नहीं करना भाई, लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर नहीं करने का मेरे को, क्योंकि जरूरी हो ना कि तुम्हारा डेटा लीनियर ही बिहेव कर रहा हो हमेशा, एक्स और वाई के बीच में लीनियर ही रिलेशनशिप हो, नहीं भाई ये तो संभव नहीं, मेरे को नॉन लीनियर कैप्चर करना। नॉन लीनियर में लीनियरिटी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप कैप्चर करना है तो मेरे को एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर रखना पड़ेगा, और कंप्यूटेशन यही होता है WX+B, और इसको उठा के फिर मैं एक्टिवेशन फंक्शन में दूंगा AF में, जो आउटपुट आएगा वो अगले न्यूरॉन में चला जाएगा, और ऐसी वो फीड फॉरवर्ड होता है। ये लेयर एक के बाद एक के बाद एक सिक्वेंशियली लगी होती है, ये फीड फॉरवर्ड होता है, आगे चलते चले जाओ आप, और आउटपुट आ गया। ये काम न्यूरल नेटवर्क में होता है, और आपने देखा भी है कि हर एक न्यूरॉन हर एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, ये काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, हर एक न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट लेयर होती है, ये आपकी आउटपुट लेयर होती है, बीच में जो लेयर होती है उनको हिडन लेयर बोलते हैं, या इंटरमीडिएट लेयर बोलते हैं, या डेंस लेयर हो, जो नाम लेना ले लो। और कंप्यूटेशन ना यहीं पर होता, पूरा गणित सड़ित जो है ना यहीं पर लगता है, पूरी मैथ्स यहीं पर अप्लाई होती है। जितनी हिडन लेयर जोड़ोगे उतना कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाएगा, जितने न्यूरॉन रखोगे उतना कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जाएगा। अब डीप लर्निंग में सर खेल क्या है, देखो भाई आपको मशीन लर्निंग में पता होता था, ये रहा मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसमें तुमने कोई लेयर नहीं जोड़ी, तुमने तो सिर्फ लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट फ्रॉम स्केलर, लीनियर मॉडल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करो, यदि कहीं कुछ ऐसा हुआ गलत तो वो ये हुआ, आपने ये कर लिया, इसमें डेटा दे दिया, आपको स्कोर अच्छे नहीं आया तो तुमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर दी, बस यही करा था आपने, मतलब पैरामीटर दे दिए, उनकी वैल्यू दे दी कि चलो चेंज करके देख लेता हूँ, स्कोर में कोई बदलाव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो खत्म करो, टाटा बाय बाय करो, दूसरा देखो। तो और कोई बात ही नहीं थी। लेकिन डीप लर्निंग है भाई आर्किटेक्चर, कितनी लेयर जोड़ना, कितने न्यूरॉन रखना, यही खेल है, और कौन सी लेयर जोड़ना, ये खेल है डीप लर्निंग में। आपको यहां देखने को मिलेंगे आर्किटेक्चर्स, मतलब खैर मेरे को डीप लर्निंग में ऐसा तो नहीं है, मुझे जो बताना है वो आपको मैं आर्किटेक्चर बनाना बताऊंगा, एक्टिवेशन फंक्शन सारे बताऊंगा,
मैथ्स बताऊंगा क्या लगे, ऑप्टिमाइजर बताऊंगा कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जब वो पूरा आर्किटेक्चर बनता है तो, और उनमें कुछ जो पैरामीटर यूज होते हैं वो बताते हैं। ये अपना डीएल का स्ट्रक्चर होगा, इतनी डीएल होती है। फिर वो डीएल आगे खुलती है एनएलपी पे, और वो जाती है कंप्यूटर विजन पे। वो फिर अलग कोर्स हो जाता है, अलग बातें शुरू होती फिर तो, एनएलपी और कंप्यूटर विजन। ठीक है, वो अलग बात है भाई। मेरा काम पूरा जो डीएल के अंदर है, इसके हर एक चीज़ों को, जैसे आज मैंने बता रहा हूँ अभी, न्यूरॉन, वेट, बायस, आपको लेयर बताई, ये प्रैक्टिकली बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इसके अंदर, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये देखेंगे। इसका मैथ्स देखेंगे कि सर वो वेट और बायस, और फिर वो आप जो है उसमें क्या एडजस्टमेंट होता है, आप ये बोल रहे हो एडजस्ट होते हैं वेट और बायस, ठीक है, क्या होता है उनमें, ये देखेंगे। ठीक है, ऑप्टिमाइजर देखेंगे, तो ये पूरा काम होगा फिर बस। अच्छा, अब यहाँ जैसे दो पिलर बन गए, एनएलपी और कंप्यूटर विजन बन गए, तो ये फिर वही ओशन वाली बात है, क्योंकि एनएलपी से आगे बढ़ते बढ़ते तुम एलएलएम पर आ जाओगे, कंप्यूटर विजन से तुम बढ़ते बढ़ते जो बेसिक्स है, इमेज प्रोसेसिंग करोगे, फिर तुम आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर आ जाओगे वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन, उन पर आ जाओगे आप। तो पूरा ये रिसर्च पर्सपेक्टिव पूरा दो सेपरेट फील्ड बन जाएगी। इनको इंटरमिक्स भी किया जा सकता है, करते हैं, बट दिस इज हाउ इट गो। फिर आपने यहाँ देखोगे कंप्यूटर विजन में सर YOLO 8, YOLO 9 अल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, कई अल्गोरिदम्स है फिर तो कुछ अपने आप को कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट्स बोलते हैं काम कर रहे हैं, मैंने लिंक्डइन पे देखा, अच्छा काम कर रहे हैं वो। अब फिर एलएलएम तो भाई ऐसा है, ये तो एवरग्रीन है, ऐसा चल रहा है कि सबने इसी को पकड़ रखा। वो एनएलपी, वो टेक्स्ट एक्सपर्ट्स हो गए, वो टेक्स्ट पे काम करने वाले, और हम ऐसा है कि भाई दोनों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा चल रहा है। प्रोजेक्ट भी इसके भी बनाते हैं, उसके भी बनाते हैं, सारे बनाते हैं, आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सारी बातें सब करने ही, अब पढ़ाना है तो सीखना ही है दोनों, ये वाली बात है। ठीक है, तो डीप लर्निंग में जो हमारा ये इनकी तो बातें नहीं। ठीक है, जो हमारा होगा वो डीप लर्निंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स होंगे पूरे, ये समझ जाओगे आप, फिर अपना आप आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दोगे, डेटा पे काम कर, जितना भी आपने पढ़ रखा वो आप काम करना शुरू कर दोगे, इतनी बात है। ठीक है, इसे मुझे फिर से फॉलो अप करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, डीप लर्निंग को। ठीक है, और मैं फिर समझाऊंगा वहाँ की क्या कहानी शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किसने क्या बोला, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, ये करेंगे। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, उसका मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप ये कह रहे हो, ठीक है, कि ट्रेनिंग होती है, न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता है मॉडल, तो भाई, और आपका जो जो कह रहा है ना कि बिलियंस ऑफ पैरामीटर पे मेरा मॉडल ट्रेन है, तो भाई बिलियंस ऑफ, कल हमने देखा लामा में कि उन्होंने 25,000 जीपीयू लगाए थे उसको ट्रेन करने के लिए, और 2 क्लस्टर बनाए थे उन्होंने ए लामा 3 को ट्रेन करने के लिए डेटा पर। तो सोचो 25,000 जी, केगल तो भाई हमें 2 जीपीयू देता है, 2 जीपीयू देता है, फिर एक देता है P100, इतना केगल देता है। और कोलैब तो भाई वो कुछ समय के लिए जीपीयू थोड़ा बहुत दे देता है, बाकी बोलता है कि नहीं अब हमारे पास नहीं। तो आपके पास एक तो बहुत बड़ा डेटा होना, फिर इतने जीपीयू होना उस पर ट्रेन करने का, ये कंपनी कर रही है। और फाइन ट्यूनिंग, ये तो खेल है, फाइन ट्यूनिंग ही खेल है, जिसने ये खेल कर लिया अच्छे से वो बना लेगा अपना एलएलएम। ठीक है, हमने कल कई कई बातों पर देखा, नई चीजें, ऑप्टिमाइजेशन आया। ठीक है, वो कैसे यूज होता है वहां पर एलएलएम के अंदर, ये सारी तो ऐसे डीप लर्निंग के बाद की बातें हैं वो तो। ठीक है, पहले तो हम बेसिक्स तो पढ़ लें डीप लर्निंग का, उसमें समझें क्या होता है, फिर देखेंगे। तो वेडनेसडे को शुरुआत करते हैं, इसी से फॉलोअप लूंगा। ठीक है, और आपका डीप लर्निंग अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और फिर देखें, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे डीएल के साथ। अब एमएल तो मैं यहाँ पर आज क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना ही मुझे बोलना था आप लोगों से। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।